Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 13 मार्च 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में वोटों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। ओमिक्रॉन की वापसी, चीन में फिर लॉकडाउन, यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी तथा देसी हैंगओवर के नाम से देसी फुटवेयर स्टार्टअप। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतों में वृद्धि का कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही करीब 37 वर्षों बाद लगातार दूसरा पूर्ण बहुमत हासिल करने और लाभार्थी योजनाओं से जातियों की गोलबंदी का तोड़ने का संदेश दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव में जातीय गोलबंदी तोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के साथ ही डबल इंजन सरकार की लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज समझने वाले शिक्षाविद डॉक्टर प्रभाकर मिश्र ने कहा कि सही है कि इस चुनाव में मतदाताओं को जातियों में बांटने की कोशिश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व, किसान सम्मान निधि, गरीबों को राशन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कानून व्यवस्था ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और अन्य समीकरणों को ध्वस्त करने का काम किया है। बीजिंग, चीन ने 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगचुन में लॉकडाउन लगाने का शुक्रवार को आदेश दिया। चीन ने लॉकडाउन लगाने का यह आदेश इस क्षेत्र में कोविड-19 के बेहद संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन के चलते संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिया। इसके तहत निवासियों को घर पर ही रहना होगा और परिवार के एक ही सदस्य को प्रत्येक 2 दिन में बाहर जाने और खाद्य एवं अन्य जरूरी चीजें खरीदने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी निवासियों को 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना होगा। वहीं गैर आवश्यक व्यवसायों को बंद कर दिया गया है और परिवहन संपर्क निलंबित कर दिए गए हैं। नई दिल्ली, युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी शहर से सुरक्षित स्वदेश लौटे मेडिकल के छात्र ध्रुव पंडिता ने अपने भयावह अनुभवों को याद करते हुए कहा कि भारत वापस लौटना उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत जैसा है। यूक्रेन के सुमी शहर से निकले ध्रुव और अन्य भारतीय छात्रों को पोलैंड के जीजो शहर से लेकर भारतीय वायुसेना और इंडिगो के विमान शुक्रवार दोपहर दिल्ली पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड से विशेष विमान में लौटे ध्रुव ने हवाई अड्डे पर मौजूदा अपनी मां को गले लगा लिया और भावुक हो गए। ध्रुव ने अपने अनुभवों के बारे में कहा, अब जब मैं भारत आ गया हूँ, इसके बावजूद जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ वह मुझे कई दिनों तक परेशान करती रहेगी। युद्ध के दौरान सुमी में जीवन बेहद भयावह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा भारत लौट सकूंगा। अपनी कहानी सुनाते हुए ध्रुव ने दावा किया कि सुमी में उन्हें कुछ अन्य छात्रों के साथ बंधक बना लिया गया था। ध्रुव पंडिता ने कहा, हम एक बंकर में बंद थे और हमारे पास पीने का पानी और भोजन नहीं था। पीने के पानी के लिए हमें बर्फ पिघलानी पड़ती थी। हमें वहां से जाने नहीं दिया जा रहा था। भारत सरकार के प्रयासों के कारण ही वह यूक्रेन से पूर्वोत्तर शहर से सुरक्षित वापस लौट सके हैं। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 52,580 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 76 रुपए 76 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपए 99 पैसे।
मुंबई मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को उतार चढ़ाव भरा दौर रहने के बावजूद दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स एवं निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला सूचकांक BSE सेंसेक्स शुरुआती कमजोरी से जल्द ही उबर गया था और एक समय उसने 369 अंक की बढ़त ले ली थी और अंत में वह 55,550 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार NSE का निफ्टी भी उतार चढ़ाव के गुजरने के बाद 16,630 अंक पर बंद हुआ। कई बार हम लोग चीज़ों की कदर तब नहीं करते जब तक उसकी तारीफ दूसरे ना कर दें। कुछ ऐसा ही हुआ दो दोस्त लक्ष्य अरोड़ा और हितेश केजल के साथ। लक्ष्य और हितेश इजिप्ट एक इंटरनेशनल NGO के इंटर्नशिप करने पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में दुनिया के अलग अलग हिस्से से यंगस्टर्स आए थे। इस प्रोग्राम में सबकी नज़र हितेश की कोल्हापुर चप्पलों पर गई। हितेश ने तो बस एक नॉर्मल चप्पल पहनी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए वह एक पीस ऑफ आर्ट से कम नहीं थी। लोगों का इंटरेस्ट देख दोनों दोस्तों ने कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले कारीगरों से मिलने का विचार किया। जब वे देश वापस लौटकर आए तो कारीगरों से मिलने की याद उन्हें थी, बस वे उनसे मिलने पहुंच गए। इसके बाद उनका काम इन्हें इतना पसंद आया कि इस फुटवेयर को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने का प्लान बना डाला। इस काम में उनके साथ एक और दोस्त आभा अग्रवाल जुड़ गई। इस तरह तीनों ने मिलकर शुरू किया देसी हैंगओवर नाम से फुटवेयर का स्टार्टअप। बिना कोई अनुभव सिर्फ 5,000 से शुरू हुए स्टार्टअप से आज सालाना करीब 2.5 करोड़ की कमाई हो रही है। देश के 100 से ज़्यादा आउटलेट में आज इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके साथ ही अमेरिका, सिंगापुर और मलेशिया में इनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और प्रदीप उपाध्याय जी। आज का प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। आप हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में, उनसे मिलवाएंगे और रेखा जी की एक कविता भी सुनवाएंगे, कविता सुनाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। यूपी में इलेक्शन हो चुके हैं, बिल्कुल उसके बारे में बात होगी। साहिर लुधियानवी जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज का हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम काफ़ी विविधताओं से भरा रहेगा और जैसा आपने बताया, आज का कार्यक्रम हमने प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी को डेडिकेट किया है, जिनका 101वां जन्मदिन 8 मार्च को अभी कुछ दिन पहले मनाया गया है। तो उनके जीवन की रोचक जानकारियाँ तथा उनके प्रसिद्ध गाने आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे। और जैसा कि आपने बताया, हमारे साथ मेहमान भी हैं। क्रिकेट में काफ़ी कुछ कवर करने के लिए है और हमेशा की तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तथा स्टॉक समीक्षा तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहेगी ही। बिल्कुल, तो उसका तो बहुत जोरों से इंतजार रहता है। बिल्कुल। तो चलिए आज के विचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। जिंदगी में मनुष्य के आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टला करती है, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुला करती हैं। जी हाँ प्रदीप जी, बहुत सुंदर आज का विचार। आदमी को जो है वो मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए और आंखें बंद करने पर एक अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ काफ़ी पंक्तियाँ चलती रहती हैं, तो इसी संदर्भ में मुझको एक बड़ी अच्छी याद आती है कि किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कम वक्त पहले से बेहतर दिखने लगा। वाह वाह। तो ये एक और कारण है, अपनी आंखें खुली रखिए, बंद ना करिए उनको। तो चलिए प्रदीप जी, बहुत सुंदर आज का विचार और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मन्ना डे और गीता दत्त द्वारा गाए हुए साहिर लुधियानवी के एक सुंदर से भजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो शाम सावरे आन मिलो। वृंदावन की गलियन में
खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सावरे आन मिलो आज लगा है जमुना तीरे मुरली मधुर बजाई आज लगा है सखियन के संग हिल मिल रात रचाई हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो श्याम सावरे आन मिलो खबरिया है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बावरिया धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सावरे आन मिलो Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो प्रदीप जी, ये भजन जो था फिल्म देवदास से था, जो कि 1955 में बनी थी। देवदास नाम से मेरे ख्याल से 4-5 पिक्चरें बॉलीवुड में बन चुकी हैं और अभी भी बनने की तैयारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो वो नई वाली ही हुई है। लेकिन ये जो है वो साहिर के शुरुआती गीतों में माना जाता है। और प्रदीप जी, बड़ी हमारे श्रोताओं को जान के आश्चर्य होगा कि साहिर लुधियानवी ने बहुत सुंदर सुंदर भजन भी लिखे हैं। तो बड़ा मुश्किल था कि कौन सा भजन सुनाया जाए। तो नॉर्मली हम एक ही भजन सुनाते हैं, लेकिन हम 2 भजन लेके आए हैं। तो एक तो सुना दिया हमने, ये देवदास से था और S.D. बर्मन का इसमें संगीत था। आवाज़ थी मन्ना डे और गीता दत्त की। मन्ना डे की आवाज़ इसमें कई बार डिसीविंग लगती है, कई बार हेमंत कुमार का लगता है, बट हाँ, मन्ना डे की आवाज़ थी। तो प्रदीप जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हमारे मेहमानों के बारे में आप बता रहे थे, तो उनसे हमारे श्रोताओं का परिचय कराइए। बिल्कुल। मेहमानों से बात करने से पहले मैं एक बात भूल गया था बताना कि हमने बात की है सुमी जायसवाल जी से, जिनका संबंध विपासना मेडिटेशन सेंटर से जो यहाँ पर है उससे है। वो बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, उनसे साक्षात्कार किया, उसके बारे में भी हम आपको सुनवाएंगे। और आज हमारे साथ हैं एक ख़ास जोड़ा। हमारे साथ हैं वैसे तो वो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन वो यहाँ पर इनविटेशन पर आए थे, न्यूजीलैंड में आए थे इनविटेशन पर कंपनी के। नाम है हरीश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी हैं अंजू श्रीवास्तव। हरीश जी सिविल इंजीनियर हैं, उन्हीं से बात करना शुरू करेंगे। अंजू जी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। उन्हें एक आध अवार्ड भी मिल चुका है, उनसे पूछेंगे उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें अवार्ड मिला। तो हरीश जी और अंजू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी। एंड सभी दर्पण के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मेरा नाम जैसे प्रदीप जी ने बताया हरीश श्रीवास्तव है। मैं इंडिया में नेटिव प्लेस मेरा गोंडा है, उत्तर प्रदेश में, जो आजकल सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स है। और बट मेरा जो है अपब्रिंगिंग बाराबंकी करके एक जगह है लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हुआ है। मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से। उसके बाद मैंने वहाँ से एक पब्लिक सेक्टर है वैपकोस, उसमें मुझे कैंपस से सेलेक्ट किया गया। तो वहाँ पे मैंने पोर्ट्स एंड मैरीटाइम एक्सपर्टीज़ हासिल की। अच्छा। और पार्ट टाइम मैंने आईआईटी दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। बहुत बढ़िया। फिर किसी ने मुझे न्यूजीलैंड में कोई मेरा पेपर देखा और उनको अच्छा लगा, दे गॉट इन टच विद मी। तो ये बड़ा अनहर्ड सा स्टोरी है, एक सिविल इंजीनियर को इनवाइट किया जाए। नहीं, सिविल इंजीनियर साहब ऐसा है, असली इंजीनियर तो सिविल ही होता है। सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल सबका काम कर देता है। हाँ, वो हमारे पिताजी यही कहा करते थे। हमारे उपाध्याय जी भी सिविल इंजीनियर हैं जी। चाहे तो इनसे पूछ लीजिए, ये कंफर्म करेंगे। प्रदीप जी, आपने बहुत पुरानी बहस जो हम विद्यार्थी जीवन में किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में मुख्यतः सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये 3 ही ब्रांचेस हुआ करती थी। तो हम तीनों ब्रांच में आपस में कई बार बहस कैंटीन में हुआ करती थी कि कौन बेहतर है। तो उन दिनों की याद आपने दिला दी। तो अभी इंटरेस्टिंग बात हुई हमारे बीच में। मैं वैपकोस से आता हूँ और उपाध्याय जी राइट से आते हैं, जो सिस्टर पब्लिक सेक्टर कंसर्न। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा। क्योंकि हमने 2-3 दिन इनके ऑफिस में काम किया था एक टेंडर पे। अच्छा। तो उस टाइम पे इनके जो बॉसेस थे वो हमारे जानकार हुआ करते थे। देखिए, दुनिया बहुत छोटी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो जब कहाँ कहाँ काम किया है तो फिर ये नाम आया, तो वहाँ मेरा भी एक्चुअली इससे इस बात को अगर फिलोसफिकली देखें कि दुनिया बहुत छोटी है, तो हम लोगों का टकराव एक दूसरे से तभी होता है जब हमारे कार्मिक संबंध होते हैं। इसीलिए दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। चलिए ठीक है, अंजू जी आप भी आइए आगे और बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंजू श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ और मैंने डॉक्टरेट केमिस्ट्री में की है। अच्छा। और जो कि एनालिटिकल रिसर्च इन ड्रग्स है। और मेरे 2 पेपर भी पब्लिश हुए थे वहाँ पे। फिर मैं 8 साल तक रिसर्च करने के बाद जब मेरी पीएचडी पूरी हुई तो मेरी बीच में शादी हो गई थी। अच्छा। और फिर मैं हस्बैंड के साथ दिल्ली आ गई। फिर मेरे हस्बैंड ने आईआईटी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं अपना कैरियर परसू करूं। और अच्छा। फिर बीच में 2 बच्चे हुए। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा करियर है। ये तो करियर अच्छा है, लेकिन बच्चे तो हो गए, थोड़े से बड़े भी हो गए, फिर आपने क्या किया? हाँ, मैंने उनको पढ़ाने में पूरी मदद करी। अच्छा। मैंने उनको कभी बाहर नहीं भेजा। अच्छा। और मैंने उनको फुल टाइम टीचिंग की, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम में हरीश जी बाहर रहते थे तो मेरे को पूरा घर देखना पड़ता था। तो मेरे को लगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम हो जाएगी घर में। तो मैं घर में थी और मैंने फुल टाइम बच्चों को देखा। और आज मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों एक सिविल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद अभी वो लंदन में जॉब कर रही है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में। और दूसरी बेटी डेंटिस्ट्री की है। बहुत बढ़िया। न्यूकासल में है एज ए डेंटल ऑफिसर। प्रदीप जी, सबसे रिमार्केबल बात जो अंजू जी से मैं बात अभी कर रहा था वो ये है कि इन्होंने पीएचडी की शुरुआत शायद 80s में आपने पहले कर दी थी। 91 में की थी और फिर जाके सब पूरा फैमिली को देखने के बाद जो है फिर काफी बाद में फिर कंप्लीट किया उसको ना आपने जी, बीच में ब्रेक लेने के बाद। तो ये एक महिला होने के नाते बहुत बड़ा एक उपलब्धि मैं इसको कहूँगा कि एकदम पीएचडी जैसा विषय ऐसा होता है कि जिसमें आपको आज की दुनिया में क्या हो रहा है और समय के साथ बदलता रहता है। अगर 1 साल भी आप विषय से अलग हो जाए
जाए तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बदल गया है। तो उस बीच में इतना सब कुछ करने के बाद किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि है और इसके लिए आपको अनुकरणीय कार्य है ये। अच्छा अंजू जी, आप लोग यहाँ पर कब आए, कौन से सन में आए थे? हम यहाँ 2009 में आए थे। अच्छा, तो आपको करीब 10-12 साल हो गए हैं। तो आप इस 10-12 साल में आपने यहाँ पर कुछ जॉब करने की कोशिश की या आपको जॉब मिला? हाँ, मैंने यहाँ जॉब करने के लिए कोशिश की। फिर मेरे को यहाँ पे एशफील्ड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। तो यहाँ पे इंग्लिश कन्वर्सेशन ग्रुप था। सो वहाँ पे बोर्ड पे एक नोटिस थी कि आप आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को कोई डाउट नहीं है आपके इंग्लिश में। तो मैंने वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वहाँ और भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो कि मल्टी कल्चर सोशल ग्रुप था। चलिए इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो ये अच्छा हुआ कि आपके परिवार में ही आप हरीश जी को भी इनवाइट किया गया, आपको भी काउंसिल ने इनवाइट किया। ये इनविटेशन हर एक को नहीं मिलते हैं, किसी खास लोगों को ही मिलते हैं। तो इसके साथ ही चलिए कार्यक्रम को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है। और तो साहिर लुधियानवी का, प्रदीप जी, 8 मार्च 1921 को लुधियाना शहर के एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। अच्छा। साहिर का मतलब होता है जादूगर। शब्दों के जादूगर थे साहिर। उनकी लेखनी से झरे गीतों का जादू आज भी श्रोताओं को मदहोश करने के लिए काफ़ी है। गुलजार ने कहा है, शाहिर वो शख्सियत हैं जिसे फिल्मों में लाया नहीं गया, वो खुद भी नहीं आए, बल्कि फिल्म जगत ने उन्हें ससम्मान स्वीकार किया है। सीधे सादे बोलों में छुपी साहिर फिलॉसफी झकझोर देती है। गम के नगमे शाहिर ने इतनी शिद्दत से रचे हैं मानो अश्कों की स्याही से बनाया हो। रोमांटिक गीतों में उनकी मधुर कल्पना इतनी गहरी और मखमली हो जाती है कि सुनकर मन के पंछी बेकाबू हो जाते हैं। तो प्रदीप जी, श्रोताओं को साहिर लुधियानवी का एक सुंदर सा रोमांटिक गाना सुनवाते हैं। बहुत बढ़िया।
कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो, लूट के मेरे दिल की दुनिया प्यार के झूले झूलने वाले, लूट के मेरे दिल की दुनिया प्यार के झूले झूलने वाले, पत्थर बनकर यूं चुप क्यों है, कुछ तो कहो भूलने वाले, एक पुरानी याद बुलाए, एक पुरानी याद बुलाए, एक टूटा इकरार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो, Every Sunday, listen to the Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो प्रदीप जी, ये गाना था फिल्म गुमराह से, 1963 में आई थी और महेंद्र कपूर की इसमें आवाज़ थी। तो बी आर चोपड़ा की पिक्चर थी ये, और बी आर चोपड़ा के लिए सामान्यतः महेंद्र कपूर ही गाना गाया करते थे। सुनील दत्त और माला सिन्हा ने इसमें अभिनय किया था। अगर आपने ना देखी हो तो इस पिक्चर को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत सुंदर पिक्चर थी और इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को बहुत ही, मतलब उस दौर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसका पूरा मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है दिखाया गया है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है उपाध्याय जी कि मूवी देखने के बाद याद आता है कि ये देखी हुई है। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। नई पिक्चरों के साथ तो प्रदीप जी मेरे साथ अक्सर ये हो जाता है, जो नई है कि हाँ काफ़ी 10-15 मिनट ये कुछ प्रेडिक्टेड सी इवेंट हो रही है तो लगता है कि अरे हाँ ये तो देखी हुई है, तो फिर उसको बंद करना पड़ता है कि समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। तो नहीं, चलिए प्रदीप जी, चलिए हमारी ये बात तो चलती ही रहेगी, तो मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाइए। हरीश जी, हम आपसे एक ख़ास बात ये भी जानना चाहते हैं कि आप हमसे ये कह रहे थे कि आपने रेडियो स्टेशन पर तो कभी नहीं गए, लेकिन आपने शूटिंग ज़रूर करवाई है अपने प्रोफेशनल करियर में, तो उसके बारे में बताइए, वो कैसे हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आई थिंक 95 की बात है कि मैं गंगावरम पोर्ट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। अच्छा। ये एक ग्रीन फील्ड साइट थी, तब इंडिया में पीपीई और प्राइवेट सेक्टर से पोर्ट डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। अच्छा। तो चूंकि ये आंध्र प्रदेश का था और चंद्रबाबू नायडू जी उस टाइम पे हाईएस्ट टेकी चीफ मिनिस्टर्स थे, तो हमारे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने बोला कि हमको कुछ टेक्नोलॉजी दिखानी है। तो उस टाइम पे एआई और एआर और ये सब इतना कॉमन नहीं था, तो हम एक जो है एक टेक्नोलॉजी सॉर्ट ऑफ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेवलपमेंट वो निकाला। अच्छा। तो उसमें था कि हमने एक मॉडल बनाया, फिजिकल मॉडल, जिसमें पोर्ट डिफरेंट स्टेज में कैसे दिखेगा। अच्छा। फिर साइट पे गए, साइट पे उस स्टेज को बीच पे सैंड कासल के तरह से सैंड मॉडल बना के और उसको साइट कंडीशन पे ओवरले किया। और फिर एक बॉम्बे में एक बांद्रा में स्टूडियो था, अभी याद नहीं मेरे को, मुझे याद है तो शायद निखिल कपूर का स्टूडियो था। और फिर उसकी प्रॉपर मूवी बनाई। अच्छा। और उस मूवी को हमने जब हम प्रेजेंट करने गए थे तो सबसे पहले उस
3-4 मिनट की मूवी को चलाया, तो उस मूवी में एक्चुअली साइट, प्रोजेक्ट और जो फ्यूचर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शंस थे उनको ऐसा इम्बेड किया था कि ये इट बिकेम ए लाइक ए मूवी स्टोरी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह के काम आपने किए होंगे, फिर अपना पेपर पब्लिश किया तो न्यूजीलैंड में लोगों को ज़रूरत दिखी आपके एक्सपर्टीज़ की, तो उन्होंने आपको इनवाइट कर लिया। तो आप न्यूजीलैंड पहुँचे और वहाँ आपका पहला इम्प्रेशन कैसा था न्यूजीलैंड के लिए? आई थिंक पहली चीज़ तो इट वाज ए कल्चरल शॉक, क्योंकि जैसे इंडिया में हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर में 2 कंप्यूटर होंगे, 6 लोग यूज़ करने वाले होंगे। तो जैसे मैंने अपना जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह जो सीखा तो हम सैटरडे संडे को आके करते थे। अच्छा। क्योंकि तब कोई नहीं होता था ऑफिस में, तो हम और 1-2 फ्रेंड और आते थे, आके अपना टाइम वहाँ वेस्ट करते थे या यूज़ करते थे, जैसा भी कहें आप। नहीं यूज़ करते थे ना, वैसी क्या बात। तो उसके बाद फिर जब हम न्यूजीलैंड में आए तो जो है डेडिकेटेड रिसोर्सेज, डेडिकेटेड वो, जैसे मैं न्यूजीलैंड में आया तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जिस दिन मैं लैंड किया उस दिन वहाँ पे स्टॉर्म आया हुआ था। अच्छा। और जो न्यू प्लिमथ पोर्ट जहाँ पे मैं काम करने आया था, वहाँ का एक करीब 100 मीटर लंबी ब्रेक वाटर वॉल जो है गिर गई थी। मुझे न्यूजीलैंड में कोई नहीं जानता था। अच्छा। मेरे बॉस मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट पे। अच्छा। बोले हरीश देयर इज अ बैड न्यूज़। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि दिस ब्रेक वाटर वॉल हैज फॉलन डाउन एंड बेसिकली इट वाज लाइफ लाइन ऑफ द पोर्ट। तो हमने कहा लेट्स गो स्ट्रेट टू साइट। अच्छा। तो मैं प्लेन से 40-42 घंटे ट्रेवल करके आया था इंडिया से। वी वेंट स्ट्रेट टू साइट इंस्पेक्शन करके नेक्स्ट डे मैंने उसका टेंडर डिज़ाइन बनाया। बहुत बढ़िया। जबकि मुझे न्यूजीलैंड का कोड उस दिन तक नहीं पता था। मैंने पहले 2 घंटे में अपनी सारी नॉलेज न्यूजीलैंड कोड को ट्रांसलेट करने में लगाई। बाय द एंड ऑफ द डे आई वाज रेडी विद माय डिज़ाइन और ड्राफ्टर को दे दिया ड्राफ्ट करने के लिए। तीसरे दिन मैंने टेंडर फ्लोट कर दिया। चौथे दिन कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड अपॉइंट कर दिया। 5वें दिन आप वापस ना 5वें दिन हम जब उसको साइट पे गए देखने के लिए, इट वाज शॉक ऑफ माय लाइफ। मैंने उतना वर्जिन, उस तरह का वर्जिन रीइंफोर्समेंट जिंदगी में नहीं देखा था। अच्छा। इंडिया में हमेशा रस्ट देखने की आदत थी। जब हम साइट पे गए तो ब्लैक कलर का रीइंफोर्समेंट, नो रस्ट। अच्छा। मैंने अपना इंडिया का हिसाब लगाया रैंडम चेक करने के लिए। 110 मिलीमीटर कोई रीइंफोर्समेंट मुझे 111 नहीं मिली। सो उसके बाद मैंने मेजर करना छोड़ दिया। अच्छा। तो वो एक जो कल्चरल शॉक था। देन पीपल वेर वेरी फ्रेंडली, वेरी रेस्पेक्टिव। न्यूजीलैंड में उस टाइम पे LNG टर्मिनल उन्होंने बात करना शुरू किया था। पहला टर्मिनल न्यू प्लिमथ में शुरू किया था। न्यूजीलैंड में किसी ने न्यूजीलैंड LNG टर्मिनल के बारे में तब तक किसी को कुछ नहीं पता था। तो मैंने इंडिया में चूंकि किया हुआ था तो दैट बिकेम लाइक दैट गेव मी अ लीडरशिप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और वो अच्छी बात थी कि दूसरे दिन से लाइक हमको न्यूजीलैंड वो LNG में हो गया। देन इट वाज लाइक ए नेशनल प्रोजेक्ट। तो दैट गेव मी एन आइडेंटिफिकेशन इन न्यूजीलैंड की ऐसा भी एक आदमी है जो इंडिया से आता है और उसको थोड़ा सा पता है कि जो शायद न्यूजीलैंड को लोगों को नहीं पता है। क्योंकि पहले तो लोगों का यही इंप्रेशन था कि वो हमको लाएंगे तो हमको ट्रेन करना पड़ेगा। बट जिनको सोचा था ट्रेनी होंगे, दे बिकेम ट्रेनर। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी फॉर मी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल करियर। बट एक्चुअली आई नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट। पहले महीने में आई सॉर्ट ऑफ सेट अप ए फुटप्रिंट कि जिसके ऊपर मैं जब तक रहा तब तक अभी भी मेरे बॉस हमको कॉल करते रहते हैं। प्रदीप जी, ये जो आपने शुरू में आज का विचार सुनाया था, ये घटना जो है बिल्कुल उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठती कि आंखें बंद करने दीजिए। हरीश जी ने इसको इतना सकारात्मक रूप से लिया कि एयरपोर्ट पर आके ये बैड न्यूज़ बताई गई। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी, अरे मुझे तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं है, मुझको मतलब बताइए क्या करना है, वो उस तरीके का। लेकिन आपका जो एटीट्यूड था इतना सकारात्मक था कि नहीं, चलिए साइट पर चलते हैं, देखते हैं क्या। भारत के अनुभव का उन्होंने लाभ उठाया और सीधा प्रॉब्लम सॉल्यूशन मोड में आ गए कि अब चलो इसको कैसे करना है।
और ये एक बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण जो है हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए है कि कोई भी समस्या आए तो उसको भागने की बजाय उसका सामना करिए। नॉलेज आसपास है, बस आपको लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली 10 साल पहले क्या 20 साल पहले तक शायद यहाँ पर इतना आइडिया नहीं था इन लोगों को, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, कि भारत में कितने स्किल्ड लोग हैं, भारत में इतने टैलेंट है। और लोग कहते हैं कि ब्रेन हो रहा है, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ ब्रेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने एक से एक टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पर। और अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कितने टैलेंटेड लोग हो सकते हैं भारत से। प्रदीप जी, ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट जो था ये 20-25 साल पुराना था, जबकि फिजिकली ब्रेन एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता था। आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आप सोचिए कि अमेरिका में मरीजों का इलाज भारत में बैठे हुए डॉक्टर ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन की बात, अब तो ये है कि नॉलेज है, पूरा वर्ल्ड उसको शेयर करने के लिए तैयार है, आपको आवश्यकता होनी चाहिए और बेसिकली आप। बिल्कुल ठीक। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो साहिर लुधियानवी जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ा दें। प्रदीप जी, इनके बारे में इतना कुछ बताने के लिए है, पता नहीं कितना हम बता पाएंगे, काफ़ी कुछ मैं लेके आया हूँ। तो इनका जन्म जो है एक जमींदार परिवार में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इनकी शुरू की ज़िंदगी काफ़ी संघर्षों में बीती। इनके पिता की कई पत्नियाँ थीं, लेकिन बेटा सिर्फ एक ही था। साहिर का असली नाम अब्दुल हाई था। जब वे 8 माह के थे तब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया। बचपन से ही भावुक और विद्रोही तेवर के संगम थे साहिर। जाहिर है किसी न किसी कलागत विधा से तो जुड़ना ही था। लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी कविताओं से छा गए और अब्दुल से साहिर हो गए। कम उम्र और कवि हृदय होना प्यार करने के लिए एक आदर्श स्थिति होती है। कॉलेज के कार्यक्रम में साहिर अपनी गज़लें और नज़में पढ़कर सुनाया करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। जानी मानी पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम कॉलेज में साहिर के साथ ही पढ़ती थीं, जो उनकी गज़लों और नज़मों से उनकी मुरीद हो गईं और उन्हें प्यार करने लगीं। लेकिन कुछ समय के बाद ही साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया। उसका कारण यह माना जाता है कि अमृता प्रीतम के पिता साहिर और अमृता के रिश्ते पर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जाहिर है साहिर मुस्लिम थे और अमृता प्रीतम सिख थी। जब प्यार मोहब्बत की ही बातें हो रही हैं तो श्रोताओं को साहिर का एक रोमांटिक गाना सुनाना चाहूँगा, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म कभी कभी का यह बहुत ही हिट गाना है, उम्मीद है सबने सुना होगा। लेकिन संगीत प्रेमियों को एक अलग अनुभव देने के लिए इस गाने में एक थोड़ा सा परिवर्तन करके लाया हूँ, जिसे आशा करते हैं हमारे संगीत प्रेमी अवश्य ही पसंद करेंगे। इंडियन आइडल के एक कंटेस्टेंट सागर सावरकर द्वारा गाए हुए इस गीत में हम आपको कुछ ऐसी पंक्तियाँ सुनाएंगे जो मुकेश द्वारा गाए हुए मूल गाने में नहीं थीं। तो पेश है साहिर लुधियानवी के प्रशंसकों के लिए एक लोकप्रिय गाने का परिवर्तित रूप, जो शायद हमारे बहुत से श्रोताओं ने संभवतः न सुना हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की
छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अजब न था कि मैं बेगाना अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे। इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, कश्मीर फाइल्स विकास अग्निहोत्री द्वारा विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हो चुकी है 11 तारीख को। उसका काफ़ी कुछ श्रेय हमारे बहुत स्थायी स्तंभ, दर्पण के स्थायी स्तंभ यतींदर गुप्ता जी को जाता है। यतींदर जी, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर कैसे लाई गई कश्मीर फाइल्स फिल्म, जो करीब करीब नहीं आ रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बारे में भी बताइए जी कि आपका एक वीडियो है जो वायरल हो गया है, सारी दुनिया में फैल गया है, उसके बारे में बताइए। नमस्ते प्रदीप जी। नमस्ते प्रदीप जी। नमस्ते हमारे गेस्ट दर्पण के सभी श्रोताओं को ढेर सारा नमस्ते, प्यार, सम्मान। आपका जो सहयोग था
उसने भी इस फिल्म को काफ़ी रोचक बना दिया, काफ़ी उसकी जो प्रचार और प्रसार है वो हुआ दर्पण के थ्रू, इसलिए भी दर्पण के श्रोताओं को ढेरों बधाइयाँ। प्रदीप जी, आपको मालूम है कि हमने कश्मीर कॉज के साथ में अपने आप को जोड़ा था। हमारे दर्पण रेडियो ने इस कॉज को केवल बातों से अलग रखा। इसको सब कश्मीरी जो हिंदू हैं जो पीड़ित हुए हैं उनको बुलाया है अपने स्टूडियो में। उसके बाद में उनके साथ में हमारा एक रिश्ता जुड़ा है। उनको हम हमेशा बुलाते हैं। जब भी 19 जनवरी 1990 को जो ये त्रासदी हुई थी, जिसको बुला दिया गया था, उसको दोबारा से आग तो नहीं कहेंगे लगाए, लेकिन उसको जीवित रखा। अभी जब ये मूवी आई द कश्मीर फाइल्स, उसमें ये था कि फिल्म तो काफ़ी पहले बन गई थी, लेकिन ये कोरोना के वजह से रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली अभी रिलीज़ हुई। तो जब इसकी डेट डिक्लेयर हो गई तो मैं था, संजीव भागरी थे, संजय डुल्लू जी, तो बात कर रहे थे कैसे करा जाए, यहाँ पे फिल्म ही नहीं आ रही है। तो जी टेलीविज़न की रैप हैं आचाला जी, उनसे बात हुई तो उनका ये था कि भाई तो फिल्म तो नहीं आ रही है, उसकी रेटिंग भी नहीं हुई है, समय आ गया है। तो ये हुआ कि 4 शो, केवल 4 शो अच्छा होंगे सिडनी में और हर बड़े शहर में, और देखो कैसे जाता है, वरना ये फिल्म तो नहीं चलने वाली है, ऐसे ना कोई देखने वाला नहीं है। ये इस तरीके की भूमिका थी। अच्छा, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप फिल्म लेके आइए, एंड हम आपको, मतलब वादा ही होता है शुरू में, तो कोई एग्रीमेंट तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने हमारी बात रखी और फिर हमने उनकी बात रखी। पहला शो इवेंट सिनेमा कासल हिल में हुआ अनाउंस। तो जैसे आप सबको मालूम है कि मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, हमारा चैप्टर भी है। तो हमने चैप्टर से बात करी, तो हमारे जो अभी करंट चेयरमैन हैं समीर मेहता, उससे बात, ही इज़ वेरी पैशनेट पर्सन एज वेल। तो थर्सडे को जैसे ए वीक बिफोर, मतलब थर्सडे पिछले वीक, हाँ पे, मतलब फरवरी में, तो हाँ फरवरी एंड वाले में, तो आई थिंक थर्सडे था। तो उस दिन फिल्म का जो अपनी वेबसाइट पे डाल देते ना, हाँ, तो बुकिंग का शुरू हो गया। तो जब तक वो देखा समीर ने, तो उसमें 10-12 लोगों ने टिकट भी ले लिया। अच्छा। हम पूरा शो लेना चाहते थे, लेकिन अच्छा। वो ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते थे। अच्छा, जब ये चलता रहा तो ईमेल डाली, ये हुआ, तब तो कुछ नहीं हो रहा था, सब में बातें चल रही थी। उधर टिकट बुक होने लगे थे। तो हमने फिर समीर भाई को उधर भेजा, मैं कहा कि आप जाओ, पूरा जितना भी टिकट बाकी वो ले लो। बढ़िया। तो जो मैनेजर थी कासल हिल इवेंट सिनेमा की, वो तो घबरा गया। उसने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा देखा था कि कोई ऐसे आएगा और जिस मूवी का कुछ नहीं है और इससे कोई पैसा, जिसके बारे में पहले सोच रहे थे कि शायद कोई देखने नहीं आएगा। जी जी जी। तो पहले तो उसको भी लगा कि ऐसा नहीं फ्रॉड हो रहा, क्या हो रहा, कौन मिले। तो एनी हाउस ने पूरा शो हमें दे दिया, लेकिन जो और भी लोगों ने टिकट लिए थे उनके टिकट उसने फॉरफिट करके हमें दे दिए। तो हमें पूरा हॉल दे दिया। तो ये प्राइवेट स्क्रीन जैसे होता है ना कंसेप्ट, वो हो गया। अच्छा। उसके बाद में हमारे मेंबर और भी जो हमारे कश्मीरी समुदाय के लोग हैं सारे, वो सारे टिकट बिकने थे, पूरा हो गया। हमने कई गेस्टों को बुलाया था। एक प्रदीप जी, हमने एक थीम चलाई थी, दर्पण रेडियो पे ही बोला था कि एक भारतीय कम से कम एक नॉन भारतीय को लेके आए। ठीक, ये हमने एक करा था, क्योंकि हमें तो मालूम है सबको 83 का, जो हम जैसे इस ग्रुप के हैं, जो 90 के बाद में पैदा हुए हैं, उनको नहीं मालूम है, लेकिन हम सबको तो मालूम ही है उस तरीके से कि क्या हुआ था। काफ़ी लोग अपने गेस्टों को लेके आए, काफ़ी मेहमान थे हमारे। तो फिल्म हुई 11 तारीख को हुई, 8:30 बजे रात को थी। करीब 3 घंटे की करीब फिल्म है ये। हमने एक थोड़ा खाने पीने का भी रखा था। और मैं ये बताइए, फिल्म के बारे में बताइए, फिल्म आपको कैसी लगी और आपकी रेटिंग क्या है इसके बारे में? आपको फिल्म देखने के बाद में कम से कम 2-3 दिन आप उससे वंचित नहीं रह सकते।
अच्छा, घूमता रहेगा आपके दिमाग में। आपको तो घूमता रहेगा, आपको कई चीज़ों पे प्रश्न खड़े करेगा कि क्या ऐसा संभव है। पहली बात तो ये होगी, जिस देश में संविधान हो, पुलिस हो, आर्मी हो, मीडिया हो, जिसको कहते हैं फ्री मीडिया हो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या इतना सब कुछ गलत हो सकता है? और ये गलत करने वाले क्या कुछ सोचते नहीं है दिमाग से? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके हम लोग ना एक समझो नाइव हैं कि अरे ठीक है, हो गया, आई डोंट नो, कभी कभी हम भगवान को भी शायद बीच में लेके आ जाते हैं। करने वाला तो वो है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक पात्र हैं, हम तो निमित्त हैं। ये जो हमारी जो विचारधारा है शायद उसका एक रोल होगा, लेकिन जो हुआ है उसमें एक सीन है कि जो उस फिल्म की कह सकते हो आप एक मुख्य पात्र है, उसको जिस तरीके से मारा गया, मारने की भी कई होते हैं कि चलो एक गोली मारी मर गया, बहुत ही विवश। और वो ये बात ऐसा है कि फिल्म जरूर है, हम इसको कहेंगे क्योंकि फिल्म ही है, लेकिन ये पूरी सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है। हाँ, मैं एक्चुअली विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ये बताया कि ये जितने प्रताड़ित लोग थे जहाँ भी दुनिया में थे सबके पास गए हैं, सबका इंटरव्यू लिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसकी, उसके बेसिस पर ही इन्होंने ये फिल्म बनाई है। उससे कोई अलग बात नहीं है। जी प्रदीप जी, ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर है। इसको मतलब फिल्म क्या, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज जो होती है ना कि बनाई गई, बिल्कुल लेकिन फिल्म है। उन्होंने पूरा थोड़ा उसको तो उन्होंने आज के संदर्भ में जोड़ा है। इसका जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो है यूथ लोगों को जो आज यूनी में पढ़ रहे हैं, उनको जिस तरीके से 4 बातें बताई जा रही हैं, क्या वही सत्य है? आज पूरा सोशल मीडिया, सब जगह जाओगे तो वही लिखा है जो कुछ लोग पैडलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी को पूरा एक चला रहे हैं। तो इसका जो अगर ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ इसमें, ये यहाँ से रुकेगा नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी चिंगारी बन के सबको ही टच करेगी। इसी के साथ उपाध्याय जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं इस बारे में? हम लोग हाँ जी, एक्चुअली मैंने ये पिक्चर अभी देखी नहीं है, लेकिन इसका फीडबैक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, और इस फिल्म की सफलता में प्रदीप जी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर ये पिक्चर आज से 25 साल पहले बनी होती तो इसको फाइलों के नीचे दबा दिया जाता, रिलीज भी नहीं होती, दुनिया को पता भी नहीं चलता, जैसे कि इस घटना को दबा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि कहीं पे शो नहीं, केवल भारत में 561 सिनेमा मिल पाए हैं। एक भी सो कॉल बॉलीवुड का जो हीरो होता है वो देखने जाते हैं, किसी ने एक कमेंट नहीं करा है। इन्होंने कपिल शर्मा शो जहाँ पे कि वो उनको प्रमोट करते हैं, उनको अप्रोच किया था, और ट्विटर्स पे मैंने देखा था कि उन्होंने मना कर दिया उनको, क्योंकि अब वो उनका कहना ही था कि इसमें कोई बहुत अच्छे वो नहीं है, बड़े एक्टर नहीं, बहाना है एक्चुअली। मिथुन चक्रवर्ती हैं इसमें, अनुपम खेर हैं, ये बड़े नहीं तो फिर कौन बड़ा है? बट मानसिकता को समझिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जो कि कपिल शर्मा ये तो एक कठपुतली है। ये तो कठपुतली, ये प्यादे हैं जिसको बोलते हैं। तो लेकिन इसके और भी शो हो रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी है, मेरे कुछ मित्र जो है वो हाँ इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्चुअली इस हफ्ते फ्राइडे को मैं इस पिक्चर को देखने का इरादा है मेरा, और हमारे कुछ मित्र IIT के हमारे कुछ दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो पैरामेटा में रात वाला शो जो है हम लोग जा रहे हैं, और प्रदीप जी जैसे आपने हमारे मेरे साथ तो 3 टिकट खरीद लीजिएगा हमारे लिए। हाँ, और भी हमारे मित्र हैं, तो हम चाह रहे हैं उसको एक जो है एक सफल रूप में जो है उसमें जाके देखें, ग्रुप में देखें, ताकि इस तरीके की चीज़। बिल्कुल, ग्रुप में देखने का अलग अनुभव रहा है, क्योंकि जो रोने का जो कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी हैवी है, रोने का है, वो रोना नहीं है। इसको केवल फिल्म रोने से जोड़िए नहीं, ये हर एक की वास्तविकता है। हमारा हाल वो हो गया है कि जो आप हो ना, ये भेड़ों का झुंड होता है, ऐसे एक भेड़ों को ले गए मार दिया, दूसरी भेड़ सोच रही मैं ठीक हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। आपको जो इतिहास, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये इतिहास हो गया, इसको क्या अभी हमें करंट जनरेशन को क्यों हमें आपस में, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक को ही जानना है, जिसने करा है वो भी जाने। उसमें कुछ ऐसे लोग जो आतिताई हैं, जिन्होंने ये सब करा है, उनके बच्चों को भी शायद नहीं मालूम है, वो भी जाने, वो भी देखें कि क्या हुआ। ठीक है यतीन्द्र जी, ऐसा है कि हम सब लोग फिल्म देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे,
सोशल मीडिया पर अपने अपने कमेंट लिखते रहिए। और यतीन्द्र जी, आप, मुझे पता है कि आपका एंगेजमेंट था, आप वहाँ से छोड़कर आए हैं इस बारे में बात करने के लिए। हमारे पास समय की कमी हो रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर हमें बताया और इस फिल्म को यहाँ लाने में इतना बड़ा काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्पण रेडियो का बहुत बड़ा प्रयास है। मैं कुछ इसका श्रेय नहीं लूँगा। और बस एक चीज़ और है कि अभी ये पूरी फिल्म फिल्म पूरे ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। अभी हॉइस भी दिखा रहा है, छोटे छोटे शहरों में चल रही है, हर जगह हाउसफुल है। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि श्रोता लोग जाएं और कम्युनिटी बना के जाएं। एक जैसे हर एक की जो भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है उससे इसको बुक करें और कुछ अपने उन दोस्तों को लेके आएं जो भारतीय नहीं है। बिल्कुल यतीन जी, आपके भागीरथ प्रयास के लिए आभार पूरे भारतीय कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि आप ही के प्रयास से यह सिनेमा इस देश में आ पाया। नहीं तो सही बात है, हम लोग इसके बारे में सिर्फ सुनते ही रहते, देखना संभव नहीं हो पाता। तो आपको एक बार पुनः धन्यवाद। और एक अच्छी बात के साथ इस विषय को समाप्त करना चाहेंगे कि अभी भारत में इलेक्शन हुए हैं और भारत 5 में से 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने जो है विजय हासिल की है। तो इस दिशा में मेरे ख्याल से एक जो राष्ट्रवादी जो उसको पार्टी के रूप में कहा जाता है, हालांकि विपक्ष इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन 370 उन्होंने हटाया है, जो कि बहुत कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और आने वाले समय में हम कहते हैं कि इनके रिहैबिलिटेशन और जिसकी बात हो रही है, जो कि आज असंभव लगता है, लेकिन अगर यही प्रक्रिया जारी रहती है और राष्ट्रवादी शक्तियों को अगर प्रोत्साहन मिलता रहे तो आने वाले समय में क्या पता ये सब चीज़ें संभव हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो यतीन्द्र जी, आप हमारे दर्पण रेडियो के चमकते सितारे हैं, इसी तरह से काम करते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छोटा सा सेवक हूँ दर्पण रेडियो का। तो मतलब आप तो हमारे बहुत काम किया है। चलिए प्रदीप जी, राजनीति से आगे बढ़कर हम थोड़ा अच्छा सा गाना सुनाइए प्रदीप जी। आध्यात्म की ओर चलते हैं थोड़ा, क्योंकि जीवन के लिए यह भी आवश्यक है। और जैसा कि आपने आरंभ में बताया था कि एक हमारी नियमित श्रोता हैं सुमी जी, उन्होंने विपासना के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए दी है और अपना व्यक्तिगत अनुभव, तो क्यों ना श्रोताओं के साथ उसको साझा किया जाए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुमी जायसवाल जी। सुमी जायसवाल जी की खास बात यह है कि ये बहुत सालों से विपासना से जुड़ी हुई हैं। तो आज हमें सुमी जी वैसे तो विपासना के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम सुमी जी से पूछ लेते हैं उनकी बैकग्राउंड। सुमी जायसवाल जी के शब्दों में जानना चाहेंगे कि वो भारत में कहाँ से हैं और ऑस्ट्रेलिया कब आना हुआ। हाँ, नमस्कार आप सबों को, मेरा सादर नमस्कार है। मैं इंडिया में जमशेदपुर से हूँ और सारी पढ़ाई मैंने वनस्थली विद्यापीठ में की है। तो मैं, आप समझ लें, राजस्थान से ज्यादा हूँ। और यहाँ पर आना हुआ हम लोग को 91 में हम लोग आए थे। उसके पहले हम लोग अबू धाबी में थे 10 साल, तो वहां से हम यहाँ आए थे। अच्छा, बड़ा अच्छा है आपने वनस्थली विद्यापीठ की बात की है। वो तो बहुत फेमस स्कूल है और वहाँ आपने काफी पढ़ाई की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आज का विषय है विपासना का, तो विपासना की ओर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आपका विपासना से जुड़ना कब और कैसे हुआ। बहुत पहले धर्मयुग में एक आर्टिकल निकला था विपासना के बारे में, तो मेरी माँ ने मुझे वो कटिंग मेरे लिए काट के रखी थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी। तो जब आई थी तो उन्होंने मुझे दिया था और उसको ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना है। तब मैं स्कूल में थी, लेकिन फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था ज्यादा, तो बस सोचा कि कभी करेंगे। फिर जीवन आगे बढ़ता चला गया तो उस पर ध्यान ही नहीं गया कभी। लेकिन एक बार जब बहुत फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बच्चों के साथ मैं अबू धाबी से हम लोग इंडिया आए थे। तो उस वक्त मैं अपने योगा गुरुजी से मिलने गई थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि वो विपासना करने जा रहे हैं। तो जैसे ही फिर मैंने सुना तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी करना है। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी, जाऊंगी वहां। तो उन्होंने कहा वहां ऐसा नहीं होता, आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, आपका वहां रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो आपको स्वीकृत कर ले वहां आने के लिए, तभी आप जा सकते हैं।
बट मन में इतनी ज्यादा उसके बारे में था कि नहीं, मुझे करना ही है। तो मैं उनके साथ फिर मैं उनसे मिलने धनबाद में गई थी और उनके साथ फिर मैं इगतपुरी चली गई बिना रिजर्वेशन के। और वहां जाके पता चला कि ऐसे नहीं आ सकते हैं। तो सुबह पहुंचे थे, शाम तक मुझे वेट करना पड़ा मालूम करने के लिए कि अगर कोई नहीं आएगा तो उनकी जगह वो अगर मुझे दे सकते हैं तो। और इस तरह पहला कोर्स मैंने किया 1989 में। आपने बहुत साल पहले। बड़ी खुशी की बात है। बाकी डिटेल तो हम आपकी बाद में पूछेंगे जब आपसे बात होगी हमारी वनस्थली विद्यापीठ के बारे में। लेकिन अभी हम विपासना के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। विपासना क्या है? विपासना एक ध्यान पद्धति है जो बुद्ध भगवान की सिखाई हुई टेक्निक है, जिसमें हम अपने मन को वश में करना सीखते हैं और कैसे सुख शांति का जीवन जिएं, कैसे हर वक्त समता में बने रहें। जीवन में ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उसमें कैसे हम अपने दुखों से कैसे शांत रह के बाहर निकलें, वो वहाँ प्रैक्टिकली सीखने जाते हैं। विपश्यना का मतलब ये है कि विशेष प्रकार से पश्यना पाली वर्ड है, तो इसमें हम अंतर्मुखी होके अपने अंदर क्या हो रहा है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखते हैं कि अंतर्मुखी होके हम अंदर देखने की विद्या सीखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप विपासना जो आपने बात बताई अंतर्मुखी होकर, तो इसकी बहुत सारी पद्धतियां हैं, तो विपासना जो और ध्यान की पद्धतियां हैं उससे कैसे अलग है? सबसे बड़ी बात मुझे ध्यान में बचपन से बहुत तरह तरह के ध्यान मैंने सीखे, बहुत गुरुओं से दीक्षा भी ली, बहुत चीजें सीखी, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा मुझे फायदा हुआ वो विपश्यना से हुआ। वहां जाके मेरा जो मन का स्वभाव था वो बदल गया। जो मेरा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उसको देखने का जो एक नजरिया था वो पूरा बदल गया। बड़ा मुश्किल काम है ये मन को कंट्रोल करना। मेरी एक छोटी सी शंका थी, एक सामान्य जिससे कोई अगर विपासना में अगर करना चाहता है तो एक सबसे पहला हम जानना चाहते हैं कि कितना समय इसके लिए देना होगा, और जैसे प्रोग्राम इसके हैं तो किस स्टेज में होते हैं। जैसे लेवल 1 का आपने किया तो कितने दिन का है, उसके बाद आप आगे कहाँ जा सकते हैं और अल्टीमेटली आपका क्या लक्ष्य है? जी, ये 10 दिनों का शिविर होता है। पूरे संसार में बहुत सारे देशों में इसके साधना केंद्र हैं और हर जगह सही उसी तरीके से एक ही तरीके से सिखाया जाता है। इसको वापस जो पूरे संसार में फैलाया है वो हमारे गुरुजी, जिनको हम लोग गोयंका जी कहते हैं बहुत प्यार से, उनके द्वारा इसको पूरे संसार में फिर से फैलाया गया। तो वो बर्मा में रहते थे, इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन वो बर्मा में रहते थे और फिर वो वापस बर्मा से लेकर इंडिया में इसको लेके आए, भारत में लेके आए और उन्होंने फिर यहाँ से सारे संसार में फैलाया। तो 10 दिनों तक का शिविर होता है ये। सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन भी कम है इस विद्या को सीखने के लिए क्योंकि मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है काम है। मन जैसे वाइल्ड हॉर्स की तरह है, या समझ लीजिए एक बंदर की तरह है जो कभी इधर उछलता है कभी उधर उछलता है। तो उसको मन को वश में करना थोड़ा कठिन काम है। मन को वश में करना बहुत कठिन काम है उपाध्याय जी। और इसका दूसरा भाग हम भजन जो सुनाएंगे इसके बाद वो आपको सुनवाएंगे। बहुत ज़रूरी ये बात है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत कठिन काम है, लेकिन विपासना के द्वारा आदमी अपने आप मन को कंट्रोल किया सकता है किसी लिमिट तक। आपका कोई अनुभव है विपासना, आपने कुछ किया है इसमें? मैं विपासना तो नहीं, लेकिन मैं ध्यान जरूर करता हूँ। अच्छा। और ध्यान करने के बहुत अधिक फायदे हैं। बिल्कुल, ये तो आप का जो आप रिएक्टिव नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात है। आप किसी काम में रिएक्टिव नहीं होते हैं, आप
सोच समझ कर काम करते आजकल हैं। प्रदीप जी ये जो मनोविकार जो है कि बहुत बड़ा चिंताजनक विषय जो है इस समय है, विशेषकर कोरोना के दौरान जब लोग अकेले रहा करते थे, तो आपकी ये जो सुसाइड जो होते हैं और डिप्रेशन के केसेस जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और ऐसी स्थितियों के लिए आपका ध्यान जो है एक बहुत ही सुंदर तकनीक है और विपासना उसमें आपका काफ़ी सहयोगी हो सकता है। बिल्कुल। ये जैसा कि सुमी जी ने बताया कि गौतम बुद्ध द्वारा डेवलप की गई ये टेक्निक है। बुद्ध एक इसको बहुत से लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ध्यान है तो वो उसका इक्वलेंट वो है, बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और उन्होंने विपासना किया है, और मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला जिसको विपासना से जो है वो दिक्कत हुई हो। बहुत अच्छे से हर कोई पसंद करता है और उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को जो आपके लिए फ़ायदा करती है, वो ज़रूरी नहीं किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो कि वो उन्होंने किया था इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना मेरे हिसाब से हिंदू, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक जो फिलॉसफी है सबकी एक ही है और ध्यान की पद्धति भी सब में एक सी है। उसका जो इफेक्ट होता है वो भी करीब करीब एक सा है। जी, एक्चुअली मैं एक स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक संक्षिप्त रूप में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था कि इसका उदय जो था वो हिंदू धर्म की ही एक शाखा से हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उस ज़माने में ये पुरोहित और इन लोगों ने काफ़ी धर्म पर कब्जा कर रखा था और कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पशुओं की बलि और इस तरीके की चीज़ें जो थी काफ़ी बढ़ रही थीं और लोगों को दिशा भ्रमित किया जा रहा था। तो उसके जवाब में जो था गौतम बुद्ध ने अपना एक संप्रदाय चलाया और उसको आगे बढ़ाया। तो प्रदीप जी चलिए, ये विपासना पर तो बात हमारा भाग 2 भी सुनना है, बट उससे पहले एक भजन सुनते हैं। और नॉर्मली हम जो है अपने प्रोग्राम में एक ही भजन सुनाते हैं, लेकिन आज एक मैं इसको अवसरी संयोग ही कहूँगा कि साहिर लुधियानवी ने इतने सुंदर सुंदर प्रदीप जी भजन लिखे हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो गया था क्या करूं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका मिला जिसको मैं 2 सुनवा सक रहा हूं। तो दूसरा भजन एक जो है हमारे श्रोताओं को साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ सुनवाते हैं। बिल्कुल, और भजन से पहले हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश भी, क्योंकि उन्हीं के वजह से हमारा कार्यक्रम चलता है। पैसा तो हर काम के लिए चाहिए। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
द्वार से। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो उपाध्याय जी, हमारा विपासना का दूसरा भाग चालू होने वाला है और हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जो बात है सुमी जायसवाल जी से वो चालू रहेगी। आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी नहीं, विपासना मेरा भी एक टू डू लिस्ट में बहुत समय से पड़ा हुआ है और इसके लिए 2 हफ्ते की छुट्टी ही लेनी है। मेरा इरादा है कि जल्दी ही इसको जो है किया जाए। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा। और एक बात, खास बात, हमने पैसे की बात की थी, स्पॉन्सर्स की बात की थी, तो खास बात यह है कि विपासना में कोई शुल्क नहीं लेते हैं, वो कोई फ़ी नहीं है और जो लोग करते हैं उसे करने के बाद इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वहाँ पर फंड्स आ जाते हैं अपने आप और उनका काम हमेशा चलता रहता है। प्रदीप जी, इसका दूसरा पहलू भी है, इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग जाते हैं उनमें जैसा मैंने सुना है आधे से ज़्यादा लोग जो है वो पहले दूसरे दिन ही वापस हो लेते हैं, क्योंकि थोड़ा काफ़ी अनुशासन वाला कार्यक्रम है जिसमें आपको सवेरे उठना होता है, मोबाइल से दूर रहना है पूरे 7 दिन या 10 दिन जो भी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत से लोग इसको पूरा नहीं भी कर पाते हैं। तो मन को कंट्रोल करना कोई आसान काम तो नहीं है, इसीलिए हमने भजन सुनाया था, तोरा मनवा क्यों घबराए रे। चलिए ठीक है, तो फिर हम इसका दूसरा भाग लगा उसके बाद हम रेखा राजवंशी जी को फ़ोन पर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी महिला दिवस गया है तो उस पर उन्होंने की एक सुंदर सी कविता हम श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। आपकी एक्टिविटी रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ब्रीफ। ये एक्टिविटी हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, बेल बजती है, 4:30 से 6:30 बजे तक ध्यान करते हैं। हॉल में जाके करते हैं, ज्यादातर सब लोग हॉल में ही जाते हैं, लेकिन आप अपने रूम में भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नाश्ते के लिए समय दिया जाता है, तो 8 बजे फिर से, उसके बाद फिर से 8 बजे से लेके फिर से ध्यान हॉल में किया जाता है। तो इसमें उसके बाद 8 से लेके 11:30 बजे तक, उसके बाद फिर खाने का वक्त होता है, खाने के लिए छुट्टी दी जाती है और उसके बाद फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक फिर से ध्यान कराया जाता है। शंका आ रही थी मेरे मन में, जैसे कि आपने 6:30 बजे तक किया, 8 से 11 बजे तक किया, फिर 1 बजे से 5 बजे तक किया, तो मतलब ये है कि शुरू जो नए लोग होते हैं उनको तो बैठने में ही दिक्कत होती है, पैर सो जाते होंगे, तो नहीं, लगातार जरूरी नहीं बैठना। 3 वक्त होता है, 3 1-1 घंटे का अधिष्ठान बोला जाता है, जिसमें हमको हॉल में 1 घंटे तक बैठना पड़ता है। तो उसके अलावा जो बाकी समय होता है उसमें आप उठ के बाहर जा सकते हैं। बेसिकली विपासना मन की ट्रेनिंग की विद्या है। प्राणायाम हुआ या जैसे योग साधना है, ये भी एक सहायक यंत्र माने जाते हैं साधना के लिए, तो क्या इन पर भी कुछ ध्यान दिया जाता है या सिर्फ ध्यान की ही बात? नहीं, वहाँ पे इस जो वो सिखाते हैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, और न प्राणायाम, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है। इतना शेड्यूल आपका इतना एक के बाद टाइट है, मतलब, लेकिन आपको करना सिर्फ आपको ध्यान करना है। ध्यान करेंगे तभी आप मन को वश में कर पाएंगे। पहले दिन मन बहुत भागता है, दूसरे दिन थोड़ा कम भागता है, तीसरे दिन और कम भागता है, और जो सहज सांस है उस पे आप ध्यान देते हैं। तो ये यूनिवर्सल टेक्निक है, इसको संसार का कोई भी इंसान कर सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो आपको और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। सहज सांस तो सबका है, इट्स नॉट बुद्धिस्ट सांस की
ये बहुत गहरी साधना है और बहुत ज्यादा इसमें डिवोशन की जरूरत है कि बहुत आपका मन बहुत पक्का होना चाहिए जाने के पहले, क्योंकि वहां पे इतने लोग जो जाना चाहते हैं, वहां इतनी डिमांड है कि उनको जगह नहीं मिलती है। तो जाने के पहले आपका मन पूरा परिपक्व होना चाहिए कि सिर्फ 10 दिन मैं पूरी अपने जो मैंने पहले सीखा है उसको एक तरफ अलग रख के और फिर जाके उसको पूरे मन से जो वो सिखाए बस उतना सीख के आप आइए और फिर देखिए। बहुत अच्छी बात बताई और उन श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को एक ठोक बजाकर देखने वाली बात है कि पहले उसकी पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि इसमें 3 चरण है। सीखते हैं, इसमें 3 चरण है। तो पहले 3 दिन हम मन को वश में करते हैं पहले, और सहज सांस पे ध्यान देते हैं, जैसा है वैसा है। प्राणायाम से इसका कोई लेना देना नहीं, जो सहज सांस चल रही है उसको देखते हैं कि वो कैसे आ रहा है जा रहा है। क्योंकि आप देखिए मन में कोई भी विकार आता है तो सबसे पहले हमारे सांस अपनी गति बदल देती है। गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है। तो जब बुद्ध भगवान ने देखा कि मन को वश में करना है तो कैसे एब्स्ट्रैक्ट है, उसको कैसे मन को वश में करें, तो उन्होंने देखा कि मन और सांस में आपस में बहुत जुड़ाव है, कि मन में कोई विकार आता है तो सांस बदल जाता है। तो उन्होंने सांस के सहारे सहारे काम किया और उन्होंने देखा कि अपने मन को वश में करने के लिए सांस को उन्होंने साधन बनाया। तो पहले दिन बहुत भाग जाता है, फिर वापस ले आते हैं, फिर भाग जाता है, फिर वापस ले आते हैं। देखते हैं, हम अपने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखते हैं कि दूसरे दिन मन कम भागता है, तीसरे दिन मन बहुत शांत हो जाता है। और इस विद्या के लिए मन को शार्प करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम दूसरा चरण है विपश्यना का, उसमें जाएंगे तो हम सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मन को वश में नहीं किया कि वहां पे पंचशील का पालन नियम से सिर्फ 10 ही दिन के लिए आपको बोला जाता है कि आपको कड़ाई से पंचशील का पालन करना है, कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो मौन रखते हैं तो झूठ बोलने का सवाल नहीं है। चोरी नहीं करेंगे, वहां हम लोग सब सिंपल जाते हैं तो चोरी करने का सवाल नहीं। नशा पत्ता नहीं करेंगे, वहां अलाउड नहीं है। पढ़ाई लिखाई कुछ अलाउड नहीं है वहां। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा पत्ता नहीं करेंगे, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे। वहां पे लेडीज जेंट्स अलग रखे रहते हैं। ये बताइए कि जैसे ये 10 दिन का कार्यक्रम कर लिया और अपने आप में ये आपने जो इम्प्रूवमेंट की जो बात कर रहे हैं ये आ गई, तो क्या यहीं पर विपासना का कार्यक्रम खत्म हो जाता है या इससे आगे भी प्रगति का कोई मार्ग है? नहीं, ये तो जीवन भर का काम है। ये तो जीवन भर का काम है। बस हमने चलना सीखा है, हमें एक टेक्निक मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे विपासना से ये मालूम चला है कि कैसे नहीं करो, गुस्सा मत करो। सब बोलते हैं नशा पत्ता नहीं करो, लोग चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे और बुद्धि के स्तर पे सोचते भी हैं कि हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जब सामने होता है तो हम रिएक्ट करने लगते हैं, है ना। वहां पे जाके यही है कि ये सिखाती है हमको कि कैसे रिएक्ट नहीं करें, कैसे मन को वश में रखें। क्योंकि जब हम अगर गुस्सा होते हैं तो वो मिजरी हम अपने तक नहीं रखते हैं, वो आसपास जो भी आता है उसको उसमें फैलाने लगते हैं अपनी मिजरी को। इसके लिए साल में एक बार कोर्स होता है, जो इस साल कोर्स होने वाला है 29 मई से 9 जून तक, और उसका रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। तो ये कल 7 तारीख से ये सबके लिए खुल चुका है। तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसमें आपको दिखेगा कि कोर्स फुल हो गया है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दें, क्योंकि कई बार लास्ट मोमेंट में कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी भी वजह से। तो वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप जा सकते हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि खाना अपने तरीके का दें। तो आप लोग इस कोर्स में नहीं आ सकते हैं तो आप कभी भी जाके जरूर से करके आइए, सिर्फ 10 दिन की बात है। सुमी जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। You wish, Wishmed delivers. That's their motto.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। यह था हमारे स्पॉन्सर विशमेड का संदेश। तो प्रदीप जी, पिछले दिनों एक्चुअली 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी रहा है। जी हाँ। तो हम लोगों को इस कार्यक्रम में उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने सिडनी की प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री रेखा राजवंशी जी को अपने स्टूडियो से जोड़ रखा है। तो आज उनसे पूछते हैं वो क्या हमारे लिए महिला दिवस के रूप में विशेष रूप से बताती हैं। रेखा जी, दर्पण स्टूडियो में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बधाई। जी जी, आपको भी। और सबसे पहले तो मेरा नमस्ते। और देखिए, बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को इस तरह से खास दिन विशेष सम्मान मिलता है। वैसे तो हमारे भारत में महिलाएं रोज ही उनकी किसी न किसी रूप में पूजा होती है, देवी के रूप में, माँ के रूप में, और इससे बारिश होती है किसी न किसी तरीके से। तो मैं तो हर दिन को महिला दिवस मानना चाहती हूँ। लेकिन जो हमारे समाज की कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये खास करके ये दिन मनाना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्त्रियों को अपने अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसी के फलस्वरूप ये मनाया जाता है। और अधिक ना बताते हुए, क्योंकि प्रदीप जी कोई भी पढ़ ही सकता है इस बारे में, सब जगह पर लिखा है, सबको पता है। इस बार का जो था खास थीम उसका था ब्रेक द बायस, यानी कि हम जो भी हमारे साथ पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पर या कहीं पर भी, तो उसको हमें समाप्त करना चाहिए। ये इसका इस बार मुख्य विषय था। तो आपने मुझसे अनुरोध किया था मैं कुछ कविता वगैरह सुना दूं आपको। जी हाँ, बिल्कुल। इस अवसर पर कोई अगर आप तो हर विषय के लिए कुछ ना कुछ हमेशा उपलब्ध रहता है, तो हाँ, इस थीम पर अगर कुछ हो तो अवश्य सुनाइए। प्रदीप जी, ये तो देखिए, अभी मेरी पूरी किताब ही स्त्री विमर्श पर एक नई आने वाला है, नया काव्य संकलन, तो ये प्रकाशन में है। उसी से मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी इसमें इसी तरह की कविताएं हैं। आप कहेंगे तो मैं उसमें से कुछ पढ़ देती हूँ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नई कविताएं होंगी जो कि श्रोताओं ने शायद पहले सुनी भी नहीं हुई, तो ये तो हमारे श्रोताओं का सौभाग्य हो गया। अवश्य सुनाइए कुछ भी। जी जी जी। तो ये स्त्रियों पर है, तो स्त्री मरेगी नहीं। जो आसपास की स्थितियां उसको देखते हुए लिखी थी मैंने। स्त्री मरेगी नहीं, चाहे अफगान को तालिबान बना दो, चाहे स्त्री को महिला नहीं सामान बना दो, वार्डरूम में बंद कर दो, घर की किसी खूंटी पर कपड़े की तरह लटका दो, छीन लो चाहे उसकी सारी आजादी, पहना दो उसे बुर्का, उड़ा दो हिजाब और ढक दो सर से पांव तक, रोक दो उनकी पढ़ाई, खत्म कर दो उनका करियर, हटा दो राजनीति से शरीर की नुमाइश के नाम पर, खोल दो, रोक दो खेलने कूदने से, लगा दो अलग कक्षाएं खूबसूरत पुरुषों की छाया से दूर, बंद कर दो अलग कमरे में, अगर विरोध करें तो सरेआम पीटो, जिहाद निकाह करो, उनकी अस्मिता लूटो, सिल दो उनकी जुबान, गूंगा और बहरा कर दो, ज्यादा कुछ बोले तो लगा दो बेहियाई का इल्जाम, गोली से उड़ा दो या मार डालो, या जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार डालो, पर स्त्री मरेगी नहीं। पर स्त्री मरेगी नहीं, मांगेगी अपना अधिकार, जरूरत पड़ी तो फिर जीवित हो उठेगी, उठा लेगी हथियार, कभी अपनी राख से उठेगी सुलगती हुई चिंगारी से और जला डालेगी समूचे पुरुषत्व को, या फिर कब्र से निकलेगी किसी चुड़ैल की तरह और समाप्त कर देगी सबके अस्तित्व को। वो जिंदा रहेगी कभी हवा बनकर, कभी धारा बनकर, कभी धरती और कभी प्राची बनकर, फैलती रहेगी अपने विस्तार में, बार बार जन्म लेगी पुरुषों के संसार में, क्योंकि वो सनातन है, स्त्री मरेगी नहीं।
तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये तालिबान बनने के वक्त पर मैंने लिखी थी। ऐसा है रेखा जी, आपने इतनी सुंदर कविता लिखी और दिल को झकझोरने वाली, दिमाग को झकझोरने वाली कविता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि बिना महिला के पुरुष तो हो ही नहीं सकता। पुरुष कहाँ से होगा अगर महिला नहीं होगी? तो लेकिन आपने बड़ा सुंदर तरीके से प्रदीप जी, सारी कवायद जो है दोनों को बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समान दर्जे की ही बात है और मेरे ख्याल से समय के साथ धीरे धीरे सही दिशा में आ रही हैं। तो रेखा जी, बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर कविता और बिल्कुल आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उपयुक्त शब्दावली आपने सुनाई। और आपसे बहुत कुछ सुनने को है। आपकी जो पुस्तक के बारे में बात बता रही थी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन क्षमा चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है। और तो आपसे भविष्य में फिर किसी प्रोग्राम में उसके प्रकाशन के बारे में चिंता करेंगे। आप अपने हमारे श्रोताओं को आपने अपनी सुंदर कविता महिला दिवस के रूप में सुनाई, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर बात होगी। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मुझे जोड़ने के लिए प्रदीप जी। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, आपको एक सूचना और देनी है कि NEMBC नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने हमें संपर्क किया था कोरोना न्यूज़ देने के लिए। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा बुलेटिन बनाया है। हम आगे अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको वो समाचार सुना देते हैं कोविड-19 से रिलेटेड। कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा उत्पादित। मैं हूं प्रदीप कुमार सिन्हा। कोविड पॉजिटिव निवासियों को बाढ़ के खतरे में अपने घरों को खाली करना होगा। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ उच्च बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में कोविड पॉजिटिव निवासियों को अपने घरों को सुरक्षित रूप से खाली करने की सलाह दे रहा है। व्यक्तियों को एक निकासी योजना बनानी चाहिए और आवश्यक दवा और पीने के तरल पदार्थ पहले से पैक करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड पॉजिटिव निवासियों को एक दोस्त या परिवार के घर पर अलग थलग रहने की सलाह देता है, जहां सभी को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो और वे उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों नहीं हैं। यदि आप केवल एक इवैक्यूएशन सेंटर में शरण ले सकते हैं तो तुरंत स्टाफ को व्यक्ति की कोविड पॉजिटिव के बारे में सूचित करना चाहिए। कोविड-19 से मरने वालों की आधिकारिक संख्या अब 60 लाख से अधिक हो गई है, क्योंकि महामारी अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के शोध डाटा इसका कारण टीकाकरण की कम दरों को दर्शाते हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि दुनिया के कई हिस्से में खराब रिकॉर्ड कीपिंग और परीक्षण के कारण वैश्विक मृत्यु दर 6 मिलियन से अधिक है, जिससे मौतों की वास्तविक संख्या में कम गिनती होती है। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। न्यूजीलैंड के यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि देश में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सलाह दी गई है कि वे न्यूजीलैंड का दौरा करते समय उच्च स्तर की सावधानी बरतें, क्योंकि वहां सबसे अधिक कोविड-19 केसेस का रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड में निवासियों और यात्रियों दोनों को सलाह दी है कि वे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना, शारीरिक रूप से दूरी बनाना और परीक्षण करना जारी रखें। स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट है कि न्यूजीलैंड में कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती 19% से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। फिर भी न्यूजीलैंड में 12 वर्ष से अधिक उम्र के केवल 3% लोगों को टीके की कोई खुराक मिली है।
न्यू साउथ वेल्स सरकार बच्चों की देखभाल के लिए स्कूल से पहले और बाद में सपोर्ट की पेशकश कर रही है। 4 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों वाले परिवार को प्राथमिक विद्यालय में भाग लेते हैं वे स्कूल की देखभाल के लिए आउट ऑफ पॉकेट लागत को कम करने के लिए प्रति बच्चे $500 का वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो 2022 में किंडरगार्टन शुरू कर रहे हैं। सपोर्ट अब उपलब्ध है और परिवार सितंबर 2022 तक वाउचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल देखभाल प्रदाता भी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यदि परिवारों को इसमें से किसी भी वाउचर के लिए आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता है तो कृपया 137788 पर कॉल करें। अपनी भाषा में निःशुल्क सहायता के लिए 131450 पर अनुवाद और व्याख्या सेवाओं को कॉल करें। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा। अगली बार और समाचारों के लिए हमें सुनिए। सुरक्षित रहिए। ये समाचार नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर्स काउंसिल द्वारा प्रेषित। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंजू जी से अभी हमारी बात नहीं हुई अच्छी तरह से। अंजू जी, आप अभी हम महिला दिवस की बात कर रहे थे, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि महिला तो ऑलरेडी ही सक्षम है, शक्तिशाली है। संसार उसको किस तरह से उसको यूज करना चाहता है, उसको संसार को अपना रास्ता बदलना चाहिए। और महिला के पास जो शक्ति है, आप ऐसे देखिए घर में जब महिला होती है तो घर कितना अच्छा लगता है। बिना महिला के घर नहीं अच्छा लगता है। तो आप यही चीज़ अगर आप संसार में सोचिए, वही चीज़ आप संसार में लेके आइए तो आपको संसार बहुत सक्षम दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है तो द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स महिला, तो महिला वुमेन के प्रति चेंज होना चाहिए। जैसे आप घर में आते हैं, हाँ माँ है तो बहुत बड़ी शक्तिशाली लगती है, ऐसे संसार में महिला को रख करके उसको पूज करके आप संसार को और शक्तिशाली बना सकते हैं। उसको महिला को राजनीतिक में आगे ला सकते हैं, उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ला सकते हैं। और आज हो रहा है, बट महिला के अंदर अपनी पावर है, वो अपनी शक्ति से आ रही है। कभी कभी क्या होता है, जब वो आवाज़ ऊंची करती है तो लगता है नहीं तुम अपने नीचे कर लो, लेकिन एक अच्छे आदमी की ज़रूरत होती है उसकी आवाज़ को सुनने वाले की और उस आवाज़ को आगे बढ़ाने वाले की। महिलाओं की वजह से ही संसार इतना सुंदर है। यस। इसमें प्रदीप जी एक्चुअली शिक्षा का बहुत अच्छा योगदान है। पहले लड़कियों को जैसे शिक्षा से दूर रखा जाता था और शायद जानबूझकर दूर रखा जाता था कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुमको तो घर में जाना है। इस तरीके का नैरेटिव जो था वो काफ़ी दशकों तक बल्कि शताब्दियों तक चला है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है, लड़का हो या लड़की हो दोनों, अब देखते हैं हमारी अगली जनरेशन है, हम लोगों में हम लोगों की जो समकक्ष जो जनरेशन है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया तुम्हारा जो पढ़ने का। तो वो एक आरंभ है। जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि व्हेन यू एजुकेट ए बॉय बेसिकली यू आर एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट ए गर्ल यू आर एजुकेटिंग द होल नेशन। क्योंकि जो महिला शिक्षित महिला होती है उससे फिर बच्चे भी शिक्षित होते हैं। तो ये बहुत सुंदर मेरे ख्याल से परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। रेखा जी की कविता ने काफ़ी झकझोर दिया मुझे, लेकिन मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि पुरुष का अस्तित्व महिला की वजह से ही है, अदर वे राउंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए तालिबानी फोर्स जिनके बारे में पिछले 6 महीने से हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, दे आर नेगेटिव फोर्स हैं जो बात कर रहे हैं। दोनों हमेशा गाड़ी एक ही दिशा में नहीं चलती, लेकिन आज देखें पूरे विश्व के पटल पर अगर आप देखें तो महिलाओं काफ़ी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें पीछे ले जाने से उनको पीछे नहीं ले जा पाएंगी। अच्छा, तो ऐसा है कि
अंजू जी से एक बात और पूछ लेते हैं। अंजू जी, आप काफ़ी एक्टिव हैं सोशल फ्रंट पर, तो आपने कुछ काम किया है काउंसिल के लिए, उसमें आपको अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में बता दीजिए। ओके, ये तो मेरा बहुत अच्छा अवसर है कि मैं आज यहाँ दर्पण रेडियो में बताने आई हूँ। मैं एशफील्ड काउंसिल पहले एक अकेला था, लेकिन इस टाइम उसके साथ 3 काउंसिल मिक्स हो गए हैं, मेरिकविल, लाइकहार्ट एंड एशफील्ड काउंसिल। अच्छा। तो इस वजह से हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है, और वहाँ पे मैं मल्टीकल्चर सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ। रिसोर्सफुल ऑस्ट्रेलियन इंडियन नेटवर्क है, जो कि स्पेशली इंडियंस की वजह से ही बनाया गया है, एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मैं यहाँ एशफील्ड रेन ग्रुप ब्रांच की लीडर हूँ, और यहाँ मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ जिसमें कि जो हमारे इंडियन माइग्रेंट आते हैं, अगर उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उनको भाषा की प्रॉब्लम होती है, तो जैसे अभी मैं, और यहाँ पे मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन ग्रुप में भी हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जो माइग्रेंट आते हैं, नॉट ओनली इंडियन, अदर ग्रुप भी हैं, जैसे दूसरी कंट्री के लोग आते हैं, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड, और भी अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं। उनको शुरू में जैसे इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उनको जो डेली लाइफ में उनको प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उनको पढ़ाते हैं। और मेरा ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि मैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए अपना लेसन प्लान करती हूँ, जिसमें कि जैसे मैं चित्र बनाती हूँ, कुछ तस्वीरें लेके आती हूँ, कुछ क्लिप्स ले करके आती हूँ, जो कि लाइव यहाँ पे लोग कैसे बोलते हैं, तो उनका मैं उच्चारण भी समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। उनको कभी मैं पिक्चर देख करके समझाने के लिए, कभी एक्शन देख करके। तो मेरा पूरा जो है इसमें काफ़ी अच्छा, लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ऐसा है अंजू जी, आपको तो हमें फिर से बुलाना पड़ेगा आपसे इतनी सारी बात करने के लिए, लेकिन ये है कि आप हमारे यहाँ फिर से आइएगा, हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि और क्या क्या करती हैं। लेकिन आपको एक काम और करना है हमारे लिए, कि आपके जितने शिष्य हैं या साथी हैं, आपके ग्रुप में जितने लोग हैं, उनको बताइए संडे को 9 बजे से 11 बजे तक उन्हें क्या करना है। उन्हें क्या करना है, दर्पण रेडियो को सुनना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करना है, और हमसे जुड़े रहना है। आपके और भी जो टैलेंटेड लोग हैं उनको हमारे बारे में बताइए, और उनको लेकर आइए हमारे रेडियो पर। बिल्कुल प्रदीप जी, हिंदी सीखने का एक वह भी बहुत अच्छा माध्यम है कि आप हिंदी रेडियो को सुनिए, तो अपने आप हिंदी सुनें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं, यहाँ पे अंग्रेज़ी की भी बात होती है, तो जो लोग हिंदी अच्छे से नहीं जानते हैं, इस रेडियो को सुनकर वो कर सकते हैं। तो अंजू जी, आप बिल्कुल महिला उत्थान का आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, और ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जिसके लिए आपका आभार। तो प्रदीप जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कविता का माहौल चल रहा है, तो एक जो आज नई पीढ़ी की जो गीतकार हैं मनोज मुंतशिर, उन्होंने भी साहिर के लेखन का बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, और साहिर लुधियानवी ने भी महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। एक्चुअली वो अविवाहित थे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, और उनकी माता का काफ़ी यंग एज में तलाक हो गया था। तो उनका एक सुंदर सा, उन्होंने एक महिलाओं के ऊपर एक कविता के बारे में उन्होंने मनोज मुंतशिर जी बता रहे हैं, और उसके बाद एक सुंदर सी सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। शायरी अपने दौर की अक्कासी है, अपने दौर की गवाही है। हर दौर में कलम ने कोशिश की है कि जो गलत है उसे कागज पर दर्ज किया जाए, ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे सबक लें, और उस गलत को सही किया जा सके। साहिर लुधियानवी ने फिल्म साधना के लिए एक गीत लिखा था 1958 में। मैं गीता और कुरान पे हाथ रख के गवाही दे सकता हूं कि वो गीत लिखते हुए साहिर की कलम ने दुआ में हाथ उठाए होंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये गीत झूठा हो जाए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि साहिर अपने ही लिखे हुए गीत को पढ़ के रोए होंगे। आज ये गीत मुझे क्यों याद आया? क्योंकि मैं आज भी उसी बदनसीब दुनिया में जी रहा हूं जिसमें साहिर जिए थे। आज भी हाथरस में इंसानियत की जुबान काट दी जाती है और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में।
मर्दों के लिए हर जुल्म रवां, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन में उगे कोपल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। अस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। चकलों में ही आके रुकती है, फांकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। अवतार पयंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे जज्बात की कीमत क्या है? उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है? मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया? इन परेशान सवालात की कीमत क्या है? तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी और फाइनेंस रिपोर्ट हमारी बिल्कुल एसेंशियल पार्ट है। तो प्रदीप जी, आज की फाइनेंस रिपोर्टिंग की शुरुआत मैं एक जोक से करना चाहूँगा, जो पिछले सप्ताह इन्वेस्टमेंट सर्किट में काफ़ी प्रचलित रहा। आजकल स्टॉक टिप्स देने का बाज़ार काफ़ी गर्म है। कई विशेषज्ञ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इस दिशा में सक्रिय हैं। यह चुटकी उसी संदर्भ में है। एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट गुरु के पास आकर कहता है, गुरुदेव कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बताइए जो एक हफ्ते में 2 गुना हो जाए। गुरुजी कहते हैं, टाइम वेस्ट मत कर, चुपचाप निकल ले। 2 दिन बाद चेला गुरुजी के पास मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। गुरुजी पूछते हैं, क्या हुआ, मिठाई किस लिए? चेला बोला, सर आप ही ने तो टिप दी थी कि निकल ले। आपके आदेशानुसार मैंने निकल मेटल के स्टॉक्स ले लिए, जिनके भाव पिछले हफ्ते 28,000 से बढ़कर 48,000 हो गए हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि रूस हाई ग्रेड निकल का 17% उत्पादन करता है और पिछले दिनों सैंक्शंस के चलते, सप्लाई में कमी के चलते निकल के मूल्यों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। श्रोताओं, मैंने हल्की फुल्की शुरुआत इसलिए की है, निकल इसलिए कि उसके बैटरीज के आजकल जमाना है ना, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के लिए। तो आज की रिपोर्टिंग में प्रदीप जी मेरे पास अच्छा बताने के लिए कुछ खास नहीं है। वर्ष 2022 का पहला क्वार्टर समापन की ओर है और पिछले 2.5 महीने में इक्विटी मार्केट में गिरावट का ही दौर रहा है। 1 जनवरी को बेंचमार्क माने तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने करीबन 5% की गिरावट दर्ज की है। अमेरिका का हाल अपेक्षाकृत बुरा है, जहां 12% की गिरावट है। अमेरिकी बाजार में अतिरिक्त गिरावट का कारण मुख्यतः रूस और यूक्रेन विवाद है। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके फलस्वरूप थोड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। और कुल मिलाकर इस समय अमेरिकी स्टॉक मार्केट जून 2021 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 9 महीने का मुनाफा इस करेक्शन में ख़त्म हो गया है। बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट का एक और भी कारण है, वह है पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें।
पिछले 2.5 महीने में ऑयल की कीमत में 44% बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है जब एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो बाज़ार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सारे प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाती है और कुल मिलाकर महंगाई भी बढ़ जाती है, जो कोई अच्छी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी पेट्रोल अब महंगा हो गया है और स्थिति अगर ऐसी ही बनी रही तो अगले 1-2 महीने में पेट्रोल $2.5 लीटर तक बिक सकता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रूस और यूक्रेन का विवाद जल्दी समाप्त होना चाहिए ताकि पूरे विश्व की इकोनॉमी वापस अपने ट्रैक पर आ जाए। इस समय स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है, अतः निवेश के हिसाब से इस समय मार्केट में नई पोजीशन लेना मैं सुरक्षित नहीं मानता। एक बार शांति का माहौल बन जाएगा तो वॉलेटिलिटी स्वतः ही कम हो जाएगी और उसके बाद मार्केट अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। मेरे विचार से हमको उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये बता दीजिए अपने श्रोताओं को कि आप अपना पैसा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर अपने हिसाब से निवेश करेंगे। हम तो यहाँ जनरल बात कर लेते हैं, लेकिन उपाध्याय जी ये बताइए कि वोलेटिलिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन मार्केट वापस उसी स्तर पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि ये यूक्रेन वाला विवाद ख़त्म हो जाएगा तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस स्टेज पर है कि इसको शायद इससे थोड़ा और फ़ायदा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी की ज़रूरत और जगह पड़ेगी और रशिया से लोग लेंगे नहीं तो कहाँ से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। एक्चुअली जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो काफ़ी तेज़ी से होती है, उसके बाद जब बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। लोग कहते हैं कि इस समय बाई करने वाला मार्केट है। पिछले दिनों से बहुत समय से ये बात चल रही है, 5% मार्केट गिरा तो लोगों ने कहा बाई कर लो, लेकिन फिर वो 10-12% गिर गया। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन वोलेटिलिटी की एक बार स्थिति जब शांतिपूर्ण हो जाएगी मेरे ख्याल से तभी नई पोजीशंस रखनी चाहिए। और तो ये स्थिति है कुल मिला के। यूक्रेन विवाद है, वे देखिए कब समाप्त होता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि रशिया भी एक सांप छछूंदर वाली पोजीशन में फंस गया है। उसने शायद अपेक्षा नहीं की थी कि इतने लंबे समय तक युद्ध चलेगा, तो ये भी एक ऊहापोह वाली स्थिति है। पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। हमारे साथ दुबे जी भी हमारे स्टूडियो में बात हैं। तो दुबे जी, आपका क्या विचार है? आपको इस विवाद का कुछ अंत दिखाई देता है आने वाले समय में? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि रूस की आर्थिक स्थिति पहले से ही भी काफ़ी खराब है। मतलब पिछले 25 सालों से जब से रूस टूटा है और अमेरिका और मतलब जो भी पश्चिमी शक्तियां हैं वो यही चाहती थीं, तो अब रूस के पास हथियार है, तकनीक है, लेकिन पैसा नहीं है। और जब सैंक्शन लग रहे हैं तो उससे रूस को काफ़ी घातक तक ये होगा। लेकिन उनका ऑयल और गैस तो यूरोप के काम नहीं चल सकता बिना गैस के, जो सप्लाई होती है। इसीलिए उस पर सैंक्शन लगाने में देर हो रही थी, लेकिन अब यह है कि काम चल सकता है। देखिए हर चीज़ का एक सलूशन है। अमेरिका के पास भी काफ़ी ऑयल है, वो बचा के रखा है, तो ये तो मतलब सुपर पावर की बात है। वो आसानी से मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। अच्छा ये बताइए, लेकिन रूस की हालत ठीक नहीं है। ये बताइए कि ये तो ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ठीक है, अब भारत की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या विचार है? यूपी में बीजेपी फिर आ गई, 272 सीट मिली है, शायद 272 मिली हैं। तो इसके बारे में क्या विचार है? अभी आज सवेरे पहली बार हम देखे कि हमारे पास एफ टीवी है, जो कि आप लोगों के पास भी होगा, तो उसमें दूरदर्शन का जो पुराना वाला मतलब भारतीय गवर्नमेंट का चैनल आ गया है। तो उसको मैं किया, तो उसमें एक सुनीता मिश्रा करके जर्नलिस्ट हैं, उनका वो एनालिसिस आता है। तो उस एनालिसिस बड़ी अच्छी थी, मतलब और लोगों को भी उसने बुलाया था। क्या कहा था उन्होंने? तो उसमें ये था कि जो मशीनरी है ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी की, अब ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। सरप्राइज की बात आपकी विजय जरूर है, क्योंकि इतने भारी मत से, तो उसमें हमको एक थोड़ा सा कंसर्न लगता है। अच्छी बात है, थोड़ा सा लोगों को मौका देना चाहिए। और मतलब केजरीवाल करप्ट फ्री गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं,
तो अब उसमें यह है कि जो खालिस्तान का इशू है उसको लेके थोड़ी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी केजरीवाल के अंदर। ऐसा है कि अब पता नहीं, तो वो आज करने की जरूरत है। आपका इम्प्रेशन होगा कि करप्ट फ्री गवर्नमेंट है उनकी दिल्ली में, लेकिन सबका ऐसा विचार नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। इसमें प्रदीप जी एक्चुअली केंद्र की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी ये नैरेटिव, आई डोंट नो इसमें कितनी सत्यता है। कहा भी ये जा रहा है कि इन्होंने खालिस्तान से फंडिंग ली है, मैं नहीं जानता कितनी इसमें सच्चाई है। अगर ली है तो ख़राब बात है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और दूसरी बात है कि पंजाब जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, पंजाब पाकिस्तान से आप बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अगर यहाँ पे कहीं भी किसी तरीके की ऊंच नीच अगर व्यक्तिगत मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अगर होती है तो ये राष्ट्रीय हितों से बहुत बड़ा समझौता होगा, जिसके लिए केंद्र की भूमिका जो है बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर प्रदीप जी, पब्लिक ने उनको इतनी सारी 80% सीट दी है, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता किसी की सरकार ने दी है। तो ये पब्लिक है प्रदीप जी, ये सब जानती है, सब जानती है तो पब्लिक। दुबे जी का मनपसंद गाना आपको श्रोताओं को सुनाना ही पड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है। उपाध्याय जी, बिल्कुल समापन का समय है, तो मेहमानों से विदा लेने से पहले जैसा अगर आप अनुमति दें तो बस 30 सेकंड में मैं क्रिकेट में कुछ जो नई नई चीज़ें हो रही हैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शेन वॉर्न का 4 मार्च को मात्र 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका एमसीजी में स्टेट फ्यूनरल 30 मार्च को किया जाएगा, तो जो कि बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके अलावा उसी दिन एक्चुअली एक और बहुत पॉपुलर यहाँ के विकेट कीपर हुआ करते थे लिली और टॉमसन के दौर के, 70 ग्रेग चैपल के दौर के, रोडनी मार्श, उनका भी उसी दिन को डेथ हो गई थी। और संयोगवश शेन वॉर्न का लास्ट ट्वीट जो था वो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए था। वो उसके बाद शेन वॉर्न की खुद डेथ हो गई। उसके अलावा जो एक्टिविटी चल रही है क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की 3 टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें से दूसरा टेस्ट प्रोग्रेस में है और इस जो कि पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था, दूसरा टेस्ट चल रहा है। उसके बाद 3 वनडे खेलने हैं और 1 T20 होगा ऑस्ट्रेलिया का इस पूरे दौरे में। उसके अलावा भारत की श्रीलंका से 2 टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें पहला टेस्ट भारत ने 3 दिन के अंदर जीत लिया था। दूसरा टेस्ट भारत का कल शुरू हुआ है, जिसमें भारत की काफ़ी स्थिति मजबूत बनी हुई है। पहली इनिंग में भारत ने 250 रन से अधिक बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छा टोटल है, और ऑस्ट्रेलिया के शायद 6 या 7 विकेट आउट कर लिए 100 रन के अंदर। तो मेरे ख्याल से भारत को ये सीरीज 2-0 से जीतनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रदीप जी, महिला विश्व कप चल रहा है, बिल्कुल, जिसमें इंडिया ने 3 में से 2 मैच जीत लिए हैं और इनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से इनके महत्वपूर्ण मैच है। अगर इनमें से एक भी मैच जीत लेते हैं तो भारत
की टीम जो है सेमीफाइनल बिल्कुल पक्के तौर पर खेलेगी। ये अच्छा कि आपने बता दिया, अदरवाइज हम सोच रहे थे कि महिला दिवस पर कम से कम उसकी बात कर लें। जब महिला दिवस की बात हो रही है तो पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर का मैं यहाँ पर दुबे जी जिक्र करना चाहूँगा। पाकिस्तान की महिला टीम ने भले ही कोई मैच न जीता हो, बट उनकी जो कैप्टन है बिस्मा महरूफ उनका नाम है, वो एक इंस्पायरिंग महिला के रूप में, खिलाड़ी के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि उनका 6 महीने का प्रदीप जी बच्चा है। उसके बाद उन्होंने 6 बर्थ देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है और बहुत अच्छा एक में उन्होंने 78 रन शायद किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट 78 रन बनाए थे। तो वो एक बहुत अच्छा महिला, मेरे ख्याल से महिला दिवस के लिए बहुत अच्छी खबर है महिलाओं के लिए, तो प्रेरणादायक। तो प्रदीप जी ये क्रिकेट के बारे में था। अब मेरे ख्याल से हमको अंतिम गाना सुनाना होगा, उससे पहले हमारे सारे मेहमानों से विदा। अंजू जी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगी, जल्दी से बता दीजिए। हम चलते चलते ये कहना चाहेंगे कि दर्पण रेडियो में आकर के मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं और भी अवसर पाना चाहती हूँ अपने आप को बताने के लिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में और क्या कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा। आप अपने साथ अपने और टैलेंटेड लोगों को साथ में लाइएगा। आपकी बहुत बड़ी टीम है, उस सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना सारा काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। अब आता है नंबर हरीश जी का। हरीश जी आप बताइए जल्दी से 1 मिनट में कि आप क्या कहना चाहेंगे। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा कि हम कई बार की सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, बट आई गेस अगर अपना फोकस रखिए तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आई थिंक वही मेरा जो है हमेशा क्या बोलते काम करने का तरीका रहा। आई थिंक it is probably worked for me, so probably will work for everyone else. I think thank you. चलिए इसी के साथ हम अपना समापन की ओर जाते हैं और तो आपके लिए एक सुंदर सा गीत छोड़े जाते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, मुझे अगर 30 सेकंड दे दे तो मैं अपनी भी बात खत्म कर लूं। हाँ, आप कर तो आशा करते हैं हमारी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति श्रोताओं को पसंद आई होगी। हमारे मेहमान भी आप लोगों से विदा लेते हैं। चलते चलते साहिर लुधियानवी का ही एक वह गीत आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि इस गाने को कार्यक्रम के अंत में ही बजाया जाए, क्योंकि इसमें साहिर का सुंदर शेर दिल में बसा हुआ है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये सुंदर पंक्तियाँ जीवन की परिवर्तनशीलता को बताती हैं कि आज जो अच्छा है कल उससे भी अच्छा होगा, और इस तरीके से दुनिया प्रगति के मार्ग पर चलती रहती है। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का आभार। श्रोताओं का प्यार और प्रोत्साहन हम सब लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम आपके सामने उपस्थित रहेगी। धन्यवाद। उपाध्याय जी एक और जल्दी से सूचना है, होली मनाई जा रही है रिवरस्टोन पार्क, गारफील्ड रोड वेस्ट, रिवरस्टोन। मार्च 20 को संडे है, 10 बजे से 4 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिए वरुण से 0410535913। और इसी के साथ हम गाना छोड़े जाते हैं आपके लिए। आप सबको हम दोनों का सप्रेम नमस्कार। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जान। मैं पल